हेलो एवरीवन। तो इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे फ्लक्स लिंकेज के अलग अलग मोड की, जो कि बेसिकली 3 हैं। तो इसके लिए हमें कुछ फंडामेंटल की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि फ्लक्स क्या है, फ्लक्स लिंकेज क्या है। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि फ्लक्स क्या है। देखिए, जो फ्लक्स है, एक बार मैग्नेट आप ले लीजिए, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उसी को हम कहते हैं फ्लक्स। फ्लक्स ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसको हम देख सकें, छू सकें, फील कर सकें, बट स्टिल ये होता है। उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ है इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टेज, पावर। हमारा पूरा पावर सिस्टम फ्लक्स पे डिपेंड है। हमारा जो पूरा मशीन है, वेदर इट इज़ मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, जितने भी मशीन्स हैं, सबका जो आप कह सकते हैं बुनियाद है वो फ्लक्स है। जैसे एक बाइक है, एक बाइक में जो उसका फ्यूल है तो वो उसकी जान है, वो उसका सोल है। तो मशीन का जो सोल होता है वो फ्लक्स होता है। फ्लक्स के वजह से ही जो होता है ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ वोल्टेज को इंड्यूस करेगा, वोल्टेज करंट बनाएगा, और उसी से हमारा पावर सिस्टम बनेगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। तो अगर फ्लक्स नहीं होगा तो ना ईएमएफ जनरेट होगा, ना टॉर्क जनरेट होगा, ना बैक ईएमएफ जनरेट होगा। तो ये सारा पावर सिस्टम जो होगा वो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फ्लक्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, एंड व्हाट इज फ्लक्स लिंकेज? तो देखिए, फ्लक्स हम छोटे से पोर्शन को जब स्टडी करते हैं तो फ्लक्स लेते हैं। फ्लक्स लिंकेज जब हम बड़े पोर्शन को स्टडी करते हैं, मान लीजिए यहाँ एक हमारे पास NS है, एक बार मैग्नेट है, तो ऐसे ही 1000 हो सकते हैं, जिसमें 1000 नॉर्थ पोल और 1000 साउथ पोल बन रहे हो। तो n नंबर ऑफ फ्लक्स की हम जब स्टडी करते हैं, जिसको N5 कहते हैं, 5 मीन्स फ्लक्स, 5 से रिप्रेजेंट करते हैं फ्लक्स को, और n नंबर है यहाँ, तो उसको कहते हैं हम फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज। तो फ्लक्स लिंकेज को हम जो है लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा इक्वल टू N5। होप इट इज क्लियर। ओके, तो दूसरा हमारा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो होता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू करंट, ये होना चाहिए। किसके लिए? ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए। फैराडे लॉ हमें कहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, उससे हमें जो आउटपुट मिलेगा, वेदर इट इज़ टॉर्क, वेदर इट इज़ करंट और वोल्टेज, उसके लिए रेट ऑफ चेंज होना जरूरी है। di/dt होना या dϕ/dt होना जरूरी है, अगर हम फ्लक्स के टर्म में बात करें तो। ओके, अगर रेट ऑफ चेंज नहीं होगा तो हमारा जो मशीन होगा वो एक डेड मशीन की तरह होगा, वो एक डेड पार्ट की तरह होगा, वो कोई काम नहीं करेगा। दूसरी बात, हमें समझना पड़ेगा फ्लक्स को। तो फ्लक्स, इसका जो नेचर है वो 2 पार्ट में होता है। एक तो होता है टाइम वेरिएंट, एक होता है टाइम इनवेरिएंट। तो ये नाम देख के ही पता चल रहा है। टाइम वेरिएंट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट शुड बी वेरी, टाइम के रिस्पेक्ट में ये चेंज होना चाहिए। टाइम इनवेरिएंट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट शुड नॉट बी चेंज। टाइम वेरिएंट का एक एग्जांपल है, जैसे हमारे आसपास जो भी वायर्स हैं बिजली के खंभे में, उसमें मेनली अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है।
मोस्ट ऑफ द टाइम अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है। तो एसी करंट मान लीजिए है, एसी करंट है इसमें I = 1 एम्पियर का। तो ये 1 एम्पियर जो है, जो करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगा चारों ओर, इससे वजह से जो है फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। मगर ये जो फ्लक्स है, अगर इस एसी करंट का जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज हो, तो जो फ्लक्स की वैल्यू है वो चेंज करेगा कितना टाइम्स, 100 टाइम्स इट शुड बी चेंज। 100 टाइम्स ये करंट की वैल्यू जैसे जैसे कम होगी, जैसे जैसे बढ़ेगी, उस हिसाब से जो हमारा फाई है, जो फ्लक्स है, उसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। ओके, टाइम इनवेरिएंट का केस देखिए, मान लीजिए वही वायर है, उसमें हम डीसी करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो इसकी तो कोई फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 0 हो गई। तो क्या इसमें टाइम के साथ जो करंट जा रहा है दैट इज सेम, I = मान लीजिए 1 एम्पियर है, दैट इज सेम फॉर एवरी पार्ट। तो जो फाई हो गया वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। उसी तरीके से एक बार मैग्नेट लीजिए, जिससे हम छोटे बच्चे बहुत खेलते हैं। तो संडे को ऑब्जर्व कीजिए कि इसके चारों ओर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, कितना फ्लक्स है। मंडे को ऑब्जर्व कीजिए, क्या चेंज होगा, नहीं होगा। तो इट इज फिक्स। मान लीजिए 1 वेबर आपने 1 सेकंड में काउंट किया, और 1.001 सेकंड में भी ये 1 वेबर ही होगा, ये चेंज नहीं होगा। ओके, तो इतना बेसिक समय चाहिए इस 3 मोड्स को समझने के लिए फ्लक्स लिंकेज का। तो इसको हम देखते हैं आगे। चलिए, तो हमारा मेन टॉपिक है फ्लक्स लिंकेज का अलग अलग मोड का स्टडी करना। तो ये फ्लक्स लिंकेज कहाँ पे होगा, फ्लक्स लिंकेज होगा मशीन पे, वेदर इट इज़ डीसी, एसी और जो भी अदर मशीन है, सब पे फ्लक्स लिंकेज मशीन पे होगा, उसको हम पढ़ेंगे। तो मशीन पे 2 चीज़ों का हम मेनली ध्यान रखते हैं, एक है स्टेशनरी पार्ट, एक है रोटेटिंग पार्ट। तो उसी को बेस मान के हम इसमें पढ़ेंगे। पहला है कि मान जो फ्लक्स है वो स्टेशनरी है, रोटेटिंग है, उसको हम देखेंगे। और दूसरा है जो कंडक्टर है, वो स्टेशनरी है, रोटेटिंग है, उसको देखेंगे। तो फ्लक्स और कंडक्टर, फ्लक्स एंड कंडक्टर, फ्लक्स एंड कंडक्टर, केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। क्योंकि एक स्टेशनरी है, दूसरा रोटेटिंग होगा। मान लीजिए स्टेशनरी है, दूसरा ये रोटेटिंग होगा। दूसरे केस में हम इसको रोटेट मानते हैं, इसको स्टेशनरी मानते हैं। तीसरे केस में हम दोनों को स्टेशनरी मानते हैं। दोनों स्टेशनरी है, फ्लक्स और कंडक्टर दोनों। चौथे केस में हम मानते हैं कि फ्लक्स जो है वो भी रोटेटिंग है और कंडक्टर भी जो है रोटेटिंग है। तो देखिए, पहले हम 4th केस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जो फ्लक्स है वो रोटेटिंग है, मीन्स आपने NS जो बनाया, मान लीजिए इसको आप रोटेट करा रहे हो। कंडक्टर रोटेटिंग है, आपने यहाँ पे कंडक्टर लगाया, इसको आप रोटेट करा रहे हो। तो आप हमें बताइए कि किसको किस डायरेक्शन में रोटेट कराना है। जब फ्लक्स का डायरेक्शन इधर हो तो कंडक्टर का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। क्यों? बिकॉज अभी हमने पढ़ा रेट ऑफ चेंज, ये होना चाहिए EMF प्रोड्यूस होने के लिए, टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए, सब कुछ भी प्रोड्यूस होगा, ये होना जरूरी है, मस्ट है। तो अब एक को अगर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं हम फ्लक्स को, तो कंडक्टर को हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अब बात ये है कि इसको आप रखेंगे इस पर, ठीक है, बहुत पैसा खर्च करके हमने बना भी दिया रखने का,
ओके, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी हमने स्पेंड किया और रखने का बना भी दिया। फिर भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि इतना रोटेटिंग पार्ट है इसमें, तो इसका मेंटेनेंस का खर्च भी क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। और हमें मिल क्या रहा है, मिल रहा है वही हमें ईएमएफ जो हमें इस केस में भी मिलेगा। तो बिकॉज ऑफ हायर अमाउंट हम इस केस को स्टडी नहीं करते हैं, क्योंकि ये हम इंजीनियरों का काम है कि हम मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम हमारी एफिशिएंसी हो। इसमें जो कॉस्ट हाई है और इसकी एफिशिएंसी भी क्या हो रही है, कम हो रही है, बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ मूविंग पार्ट। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे एलिमिनेट, इसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो फोर्थ केस जो है उसको हमने एलिमिनेट किया बिकॉज ऑफ हायर कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्स डिजाइन। तो हम फर्स्ट केस का स्टडी करते हैं जिसमें फ्लक्स जो है स्टेशनरी हो, कंडक्टर रोटेट हो। फ्लक्स स्टेशनरी करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार मैग्नेट ले लिया NS, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ जाएगी। तो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है, वो फिक्स हो गया। इसको हम स्टेशनरी बना देते हैं, इसको हम किसी बेस से हम कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ अर्थ से इसको कनेक्ट कर देते हैं। और कंडक्टर रोटेट कर रहा है तो कंडक्टर फ्लक्स लिंकेज होना जरूरी है, रेट ऑफ चेंज होना जरूरी है। मीन्स मान लीजिए ये रेड मार्कर जो है वो N है और साउथ मार्कर जो है वो S है। तो रेट ऑफ चेंज हमें इसके अंदर पुट करना पड़ेगा। मैक्सिमम फ्लक्स लाइन इसमें कट कर रहा है, मिनिमम फ्लक्स लाइन कट कर रहा है, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। ओके, तो हम पुट करेंगे यहाँ पे कंडक्टर्स को। तो क्या रेट ऑफ चेंज हो रहा है, यस। ईएमएफ इंड्यूस होगा, यस। तो वोल्टेज कहाँ मिलेगा, इसमें वोल्टेज मिलेगा इस कंडक्टर्स में। तो यहाँ से हम ले लेंगे वोल्टेज। वोल्टेज एसी होगा, डीसी होगा, एसी होगा। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट अभी हम देख रहे हैं ये कॉन्सेप्ट है डीसी मशीन का। डीसी मशीन में जो फंडामेंटली हमारा डिजाइन होगा वो इसी तरीके से होगा। ओके, सेकंड केस में आता है, फ्लक्स रोटेट कर रहा है, कंडक्टर स्टेशनरी है। फ्लक्स रोटेट कर रहा है मीन्स हमको अब ये N और S को घुमाना पड़ेगा। मान लीजिए ये N है, S है, t=0 में यहाँ पे है और फिर t=t1 टाइम में N चला गया यहाँ, S चला गया यहाँ, शिफ्ट हो गया। तो पहले फ्लक्स लाइन कहाँ थी, इस तरफ थी, अब फ्लक्स लाइन कहाँ है, इस तरफ है। तो रेट ऑफ चेंज हो रहा है, हाँ हो रहा है। अच्छा, कंडक्टर कहाँ लगाएंगे, इसमें कंडक्टर बाहर लगा दो। वोल्टेज कहाँ से लेंगे हम, इसी कंडक्टर से लेंगे। तो वोल्टेज यहाँ पे, यहाँ से ले लीजिए वोल्टेज। वोल्टेज हमेशा एसी में ही होगा। ओके, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज हमें मिला, ये है कंडक्टर। जो ये कॉन्सेप्ट है ये हमारा एसी मशीन का कॉन्सेप्ट है। जितने भी आप एसी मशीन पढ़ेंगे उसमें आप मेनली यही देखेंगे, जो फ्लक्स है वो रोटेट कर रहा होगा और जो कंडक्टर है वो स्टेशनरी रहा होगा। लाइक दैट जनरेटर, जनरेटर में क्या होता है, यहाँ से शाफ्ट होगा, उसको घुमाएगा, बाहर से यहाँ वोल्टेज हमको मिलेगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन आगे जाके होगा। अच्छा, थर्ड केस, फ्लक्स स्टेशनरी, कंडक्टर स्टेशनरी। तो इसका फेमस एग्जांपल है ट्रांसफार्मर। ये प्राइमरी वाइंडिंग होगा ट्रांसफार्मर का, ये जो है सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। मान लीजिए यहाँ टर्न्स की संख्या N1 है, यहाँ टर्न्स की संख्या N2 है। ओके,
तो इसका स्टडी करने से पहले एक बात डिस्कस करना चाहेंगे, और वो ये है, क्या जो ट्रांसफार्मर है वो मशीन है? मशीन के डेफिनेशन में आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, इलेक्ट्रो मैकेनिकल। इज इट इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल? ये तो इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इसमें भी आई या पावर देंगे, इसमें क्या होना चाहिए? टॉर्क जनरेट होना चाहिए। ये टॉर्क जनरेट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो फंडामेंटली बाय डेफिनेशन ये एक इलेक्ट्रिक मशीन नहीं है। मगर हम इसको इलेक्ट्रिक मशीन के सिलेबस में स्टडी करते हैं। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है कि ये जो ट्रांसफार्मर है, ये वेदर इट इज़ डीसी मशीन और एसी मशीन, इनके जो लॉज हैं उसको ये फुलफिल करता है, उसको ये मानता है, उसको ये ओबे करता है। तो हम स्टडी हमेशा ट्रांसफार्मर को क्या किसके साथ करते हैं? एसी मशीन के साथ ट्रांसफार्मर को स्टडी करते हैं। तो ट्रांसफार्मर में देखिए, यहाँ वोल्टेज दीजिए, यहाँ N1 है। अब इसमें हम एसी देंगे या बीसी देंगे, डीसी देंगे? हम अल्टरनेटिंग करंट ही इसमें देंगे, हम इसमें डीसी नहीं दे सकते। डीसी देंगे तो ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाएगा, उसको हम आगे ट्रांसफार्मर के केस में पढ़ेंगे। तो एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट ही देते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट देने का फ़ायदा क्या है कि इसमें हमको चाहिए क्या? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन वोल्टेज, रेट ऑफ चेंज इन करंट, ये हमको चाहिए। तो देखिए, रेट ऑफ चेंज वोल्टेज में होता है, अल्टरनेटिंग करंट में होगा, और अल्टरनेटिंग करंट में जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू वेरी होगी वैसे वैसे फ्लक्स की वैल्यू भी वेरी होगी। ओके। अच्छा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, फैराडे लॉ से हम यहाँ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ई की वैल्यू क्या मिलेगी? E1 मान लीजिए इसको, N1 इक्वल टू d∅/dt। तो रेट ऑफ चेंज इन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज मस्ट, दैट्स वाई वी कनेक्ट ऑलवेज AC हेयर। यहाँ मान लीजिए इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 है, तो E2 की वैल्यू हो जाएगी N2 d∅/dt। ये केस किसका है? ट्रांसफार्मर का केस है। तो जब फ्लक्स स्टेशनरी था, कंडक्टर रोटेटिंग था, तो हमें डीसी मशीन का कॉन्सेप्ट मिला। जब फ्लक्स रोटेटिंग था, कंडक्टर जो स्टेशनरी था, हमें एसी मशीन का मिला। और जब फ्लक्स स्टेशनरी है और कंडक्टर स्टेशनरी है, जब दोनों स्टेशनरी है, तो हमें ट्रांसफार्मर का केस मिला। जब फ्लक्स रोटेटिंग है और जो कंडक्टर है वो भी रोटेटिंग है, बिकॉज ऑफ हायर कॉस्ट हम उस केस को स्टडी नहीं करते हैं, वो फिजिबल नहीं है। तो होप आपको ये 3 मोड्स ऑफ फ्लक्स लिंकेज समझ में आया होगा। फ्लक्स क्या है वो समझ में आया होगा, फ्लक्स लिंकेज क्या होता है वो समझ में आया होगा, और डीसी मशीन का फाउंडेशन, एसी मशीन का फाउंडेशन और ट्रांसफार्मर का फाउंडेशन आपको क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले प्रेजेंटेशन में एक अगले टॉपिक को लेके। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।